Okay, very good morning to all of you. Today we are going to start human respiratory system. Human respiratory system means मानव श्वसन तंत्र. आज हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे. तो what is the human respiratory system? Before to discuss the human respiratory system, we are going to discuss first a very important part of the respiratory system, because as we know, all the human beings, all the animals, all the living ones are made up of cell and their by product. मतलब कि जो अगर हम रेस्पिरेशन को स्टार्ट करते हैं तो हमको पता है कि जो सारे जीवधारी हैं, स्पेशली जो ह्यूमन बींग्स हैं या कोई भी एनिमल्स हैं, वो सेल से मिलकर बने हैं, यानी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं. सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. दो पहली जो बात आती है रेस्पिरेशन की, जो बात आती है, तो रेस्पिरेशन एक सेलुलर लेवल पे भी होता है. तो दैट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन. व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेलुलर respiration? Cellular respiration का पर्पस क्या है? Cellular respiration का पर्पस, फर्स्ट वन इज द एनर्जी is extracted from glucose as it is broke down into simpler compound. First of you know that glucose is the main source of energy. So due to the respiration, due to the oxygen, it's break down and it liberates energy. Second point, this energy is stored not as in the form of the heat. Energy is the different form of the thing. So energy cannot stored in the form of the heat. This energy is stored as a high energy molecule. High energy molecule as it is known as a ATP, means adenosine triphosphate. मतलब ये है कि आपका जो कोशिकीय श्वसन होता है, तो कोशिकीय श्वसन का जो पहला जो इशू होता है, पहला जो पर्पस होता है, वो ऊर्जा को प्राप्ति होती है. और ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है? ग्लूकोज के द्वारा होती है. ग्लूकोज के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है. ग्लूकोज को हम जो है तोड़ते हैं. किसी भी पदार्थ को हम तोड़ते किस में है? ग्लूकोज में तोड़ते हैं, और ग्लूकोज से ही हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है. तो ये पहला है आपका पर्पस, ये है कि हमको ऊर्जा की प्राप्ति हो. दूसरा है दिस एनर्जी इज स्टोर्ड एज अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी. मतलब एनर्जी को जो आपको मिलता है वो एटीपी के रूप में मिलता है. और आप सभी को पता है कि एटीपी में कितने हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं. आई थिंक यू ऑल ऑफ यू हैव डिस्कस्ड दिस. द एटीपी हैव 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स. ATP हैव 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स, मतलब उसमें 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं. तो ये सारी चीज़ें सेलुलर रेस्पिरेशन के पर्पस से फिर हम देख सकते हैं. सेकेंड वन इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन. देयर इज अ 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, एंड नेक्स्ट पार्ट इज द anaerobic respiration. Anaerobic respiration means where there is not a need of oxygen for the respiratory purpose. यानी कि जो anaerobic respiration है, उस अनाक्सी श्वसन में क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो डिस्क्रिप्शन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन. सिंपल एक है कि जहाँ पर मुक्त ऑक्सीजन के यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की ओर होता है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन, रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जब भी जो है ये अनाक्सी श्वसन होता है, तो ये अनाक्सी श्वसन, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द नेट गेन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल टेकन पार्ट. इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो आपका अनाक्सी श्वसन है, उस अनाक्सी श्वसन में 2 आपके एटीपी के अणु जो है उनका गेन होता है, उतने बनते हैं. आपको पता है हम ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन करते हैं. ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है वो हमको ऊर्जा की प्राप्ति एज इट इज ऊर्जा के रूप में नहीं होती है, ऊष्मा के रूप में नहीं होती है, प्रकाश के रूप में नहीं होती है. ऊर्जा की प्राप्ति हमको एटीपी के अणु के रूप में होती है, एटीपी के मॉलिक्यूल्स के रूप में होती है. एटीपी को हम करेंसी ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं. तो एटीपी का जो अणु है, एटीपी का जो मॉलिक्यूल है, तो हमको अनाक्सी श्वसन में 2 अणु एटीपी के प्राप्त होते हैं. इन ह्यूमंस एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन 2-स्टेप प्रोसेस. एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द 2-स्टेप प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन. यानी कि जो अनाक्सी श्वसन है, यह मानव के श्वसन में होने वाली जो प्रक्रिया है उसका पहला हिस्सा है. उसका पहला हिस्सा है 2-स्टेप प्रोसेस में एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको ग्लाइकोलिसिस भी बोलते हैं, Anaerobic respiration. In the other organism, anaerobic respiration is their only method of making energy. Remember this point. In other organism, anaerobic respiration is their only method of making energy. यानी कि जो अदर जीव हैं और जो दूसरे जीव हैं, उनमें अनाक्सी श्वसन एक ही केवल सिर्फ एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं. इन अदर ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इज देयर ओनली मेथड ऑफ मेकिंग एनर्जी. यानी कि जो दूसरे प्रकार के जीव हैं उनमें जो है जो अनाक्सी श्वसन है वो केवल एक
अकेला एक तरीका है जिससे वे ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेस्ट प्रोडक्ट मेड इंक्लूड अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ पर यानी जो हमको वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है उसमें हमको अल्कोहल और लैक्टिक एसिड मिलता है, जिसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज, अब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट इन द नेट सिंथेसिस ऑफ 36 मॉलिक्यूल, यानी कि जो ऑक्सीश्वसन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसमें हमको 36 एटीपी के अणुओं का लाभ होता है, 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स का लाभ होता है। वी गेन 36 ATP molecules. Clear? So in the case of anaerobic respiration that being happened in case of the human being, we get 2 net gain of ATP molecules, while in case of aerobic respiration we gain 36 ATP molecules. आपको बात समझ में आ रही होगी कि हमको जो मानव में जो श्वसन होता है, मानव में जो श्वसन होता है वो पहले सेलुलर लेवल पर रेस्पिरेशन होता है, यानी हम सभी लोग कोशिकाओं से मिलके बने हैं, तो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के 2 पार्ट होते हैं ह्यूमन बींग में, एनारोबिक एंड एरोबिक। एनारोबिक जो होता है वो उसका पहला पार्ट होता है, एरोबिक उसका दूसरा पार्ट होता है। एनारोबिक में वहाँ पर 2 ATP के अणुओं का लाभ होता है, जबकि एरोबिक में यानी कि ऑक्सीश्वसन में 36 ATP के अणुओं का लाभ होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस को हम समझते हैं तो ये सामान्य सा प्रोसेस है, आप सभी को पता होगा, ग्लूकोज प्लस 6O2 देन 2H2O प्लस 6 CO2 एंड 36 ATP मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होता है, उस ऑक्सीडेशन से आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो कि बाहर चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और हमको 36 ATP मॉलिक्यूल मिलता है, 36 ATP के मॉलिक्यूल हमको उपलब्ध होते हैं और वाटर बनता है। द एनारोबिक फेज इन द फर्स्ट is the first step of aerobic respiration. The anaerobic phase is the first step of aerobic respiration, यानी अनाक्सीश्वसन ऑक्सीश्वसन की एक पहली प्रक्रिया है। इसमें 2 ATP के अणु बनते हैं, 2 ATP made. The second aerobic phase is known as the Krebs cycle. The second एरोबिक फेज इज नोन एज द क्रेब्स साइकिल, 2 ATP मेड, यहाँ पर भी 2 ATP के अणु बनते हैं और इसको TCA साइकिल भी बोलते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। तो ये दोनों नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, बोथ आर एग्जिस्ट इन केस ऑफ द रेस्पिरेशन। क्रेब्स साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, TCA साइकिल भी बोलते हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, द थर्ड फेज विच प्रोड्यूस द मोस्ट एनर्जी इज कॉल्ड द ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पर 32 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी 32 ATP के अणु बनते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया इस तरीके से है। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस ग्लूकोज प्लस 6 CO2, then it is the product is a 2H2O plus 6 CO2 and 36 ATP molecules. So here is the reactant are glucose and oxygen, and the products are carbon dioxide, ATP 36 ATP molecules and water. The aerobic phase is the first step of the anaerobic phase is the first step of aerobic respiration, means the anaerobic phase जो होता है वो पहला स्टेप होता है aerobic respiration का, 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। The second aerobic phase is known as the Krebs cycle, 2 ATP main. Krebs cycle is also known as the TCA cycle, tricarboxylic acid cycle. The third phase which produce the most energy is called electron transport chain or ETS, electron transport system, and it made 32 ATP मॉलिक्यूल्स। देन ह्यूमन, वे आर हियर नाउ, हम लोगों ने थोड़ी सी बात जानी अभी कि रेस्पिरेशन का कुछ एक नटशेल में बात करी कि रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है और क्या उसमें बेसिक्स टेक्निकलिटीज़ हैं। यानी रेस्पिरेशन किस लिए होता है, रेस्पिरेशन हमको एनर्जी हमको चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है, तो एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए रेस्पिरेशन होता है। ह्यूमन्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो सेलुलर लेवल पे भी रेस्पिरेशन होता है, एट द सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन ऑल्सो कॉज, एट द सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन also exist, and this is respiration is divided into the aerobic and anaerobic method. And right now we are here to discuss the human respiratory system. What is the human respiratory system? Then purpose, your external body surface is dry and impermeable to gases. Very important point. Our external body surface is dry and impermeable of the gases. Means what? In some kind of lower class of animals, they respire through their skin. They respire through their skin, but we cannot.
We cannot respire through our skin because the gases are impermeable through our skins. We cannot survive, takes gases in the form of through our skin. So we have a well defined respiratory system inside our body, where there is some specific organ that are specialized in terms to takes ऑक्सीजन एंड एक्सपेल आउट CO2, और वी कैन से दैट फॉर द ब्रीदिंग पर्पस। हम इस तरीके से बात कर सकते हैं कि जो मानव में जो श्वसन होता है, श्वसन के लिए हम अपनी त्वचा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मानव में त्वचा से श्वसन नहीं संभव हो पाता है। हमारे त्वचा से गैसों का आदान प्रदान संभव नहीं है। तो हमारे शरीर के अंदर एक पूर्ण विकसित श्वसन तंत्र होता है, जिसके द्वारा हम रेस्पिरेशन करते हैं, जिसके द्वारा हम रिस्पायर करते हैं। ठीक है। And then lungs provide a thin moist internal surface for the exchanges of the gases. The lungs is the main respiratory organ inside our body. Lungs provide a thin moist internal surface for the exchange of gases. यानी कि हमारे शरीर के अंदर एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, जिनको हम लंग्स बोलते हैं। ये जो फेफड़े होते हैं, ये एक बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू होता है, बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू होता है, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये कि एक स्ट्रॉन्ग रिजिड नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है। इसमें जो है एयर सैक्स होते हैं, एयर के पैकेट्स होते हैं, जिनसे ये क्या करता है, जिनसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। तो ये जो लंग्स होता है ना, ये हमारे बॉडी के रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग टोबैको यूज़ करते हैं, जो लोग अन्य तरीके के कुछ ऐसे एलिमेंट को यूज़ करते हैं, तो उनके जो लंग्स की जो सेल्स हैं वो बहुत रिजिड हो जाती हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, और जो उनके लिए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का कारण बनती हैं, यानी कि श्वसन का कारण बनती हैं, श्वसन के ना होने का। नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ए वेस्ट गैस नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। मतलब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। बिना उसके सेलुलर रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं होता है, बिना ऑक्सीजन के सेलुलर रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं होता है। और हमको जो है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट गैस के रूप में बनती है, जिसको कि हमको शरीर से बाहर करना होता है, जिसको भी हमको शरीर से बाहर करना होता है। Okay, maybe there's some issues in the technical issues, that's why you being unable to take the video in the continuation. Sorry for the interruption. आपको से हम क्षमा चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए हमारा जो ये प्रसारण है, थोड़ा जो ये वीडियो है वो रुक गया था कुछ तकनीकी खराबी के कारण। तो हम लोग फिर से उसी ओर आते हैं, अपनी बात को करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ए वेस्ट गैस नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। मतलब हमारे सेलुलर कोशिकीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जिसका जो एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम बॉडी में रख नहीं सकते। कार्बन डाइऑक्साइड को हर हाल में शरीर से बाहर करना होता है, हर हाल में। इट इज़ मैंडेटरी। मीन्स अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं लेकिन आप CO2 एक्सपेल आउट नहीं कर पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपका जो बॉडी है वो ऑक्सीजन डिस्ट्रेस की कंडीशन में आ जाएगी। ये गंभीर बीमारी है, इसमें भी बाईपैप का सपोर्ट आपको लेना पड़ेगा। मतलब अगर आप ऑक्सीजन तो ले रहे हैं, CO2 बाहर नहीं कर पा रही है बॉडी, लंग्स आपके कमज़ोर हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, एल्डरी पीपल होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनके फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। वो सांस तो ले सकते हैं, लेकिन जो अपने अंदर की जो CO2 है उसको बाहर नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए वो हमेशा स्लीपी रहेंगे, सोए रहेंगे, एनर्जी नहीं होगा, वीकनेस आती है, और कभी कभी तो उनको सांस लेने में इतनी दिक्कत आती है कि वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पहुँच जाते हैं। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनके अंदर भी उनके फेफड़ों में समस्याएं आ जाती हैं, उनकी फेफड़ों की कोशिकाएं रिजिड हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, और उस कठोर होने के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं कर पाती हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, अगर लंग्स खराब होते हैं, लंग्स किसी की बॉडी में ख़राब होते हैं, तो उसका कोई भी आपकी ऐसी सर्जरी नहीं है कि लंग्स ट्रांसप्लांट कर देगा। लंग्स अगर ख़राब हो गए तो आप टोटल फैटेलिटी के करीब हैं, मृत्यु के करीब हैं, और उसमें बाई सडन ये चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बाई सडन लॉस होता है और उसके बाद वो टोटल डेथ के करीब जाता है। तो इसलिए ये एक सिस्टम हमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है।
तो a waste gas needs to be removed from the body, means CO2 must be removed from the body. We cannot take CO2 या consume CO2 या we cannot collect CO2. Next point, gases are transported throughout the body by hemoglobin इन द रेड ब्लड सेल्स, यानी कि हमारे बॉडी में जो ये ऑक्सीजन है ये जो CO2 है, ये दोनों हीमोग्लोबिन की सहायता से पूरे शरीर में जाती हैं ब्लड के फ्लो के साथ, और जब हमारे बॉडी में जिन सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनको वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देती हैं, और उन सेल से बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन अपने में बांध लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यू कैन सी हियर व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, आपको यहाँ पर ये हमारा जो है आपको ये दिख रहा है नोज़, ये क्या है, नेज़ल चैम्बर है, ये हमारा नेसल चैम्बर है। नेसल चैम्बर मेनली ये स्पेशलाइज्ड होता है आपका ऑक्सीजन लेने के लिए। ये चैम्बर पूरी तरीके से स्पेशलाइज्ड है, यानी कि एक विशेष अंग है हमारे शरीर में जहाँ से हम गैसों का आदान प्रदान करते हैं। हमारे नेसल चैम्बर के अंदर कुछ स्मॉल्स वी कैन सो आउटग्रोथ होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इसलिए होते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे साथ कुछ पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, कुछ एक्सटर्नल पार्टिकल आते हैं, तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ना जा सके, हमारे बॉडी के अंदर ना जा सके, क्योंकि अगर हम इनहेल कर लेंगे वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी एक पेंडेमिक आया था, एक बहुत ही स्पेशल पेंडेमिक आया, कोरोना वायरस। कोरोना कोविड-19 का जो वायरस था वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर ही अटैक करता था, तो इसीलिए लोगों को मैंडेटरी कहा गया कि वो अपने फेस पर फेस मास्क पहने। फेस मास्क जब हम पहनते हैं तो फेस मास्क पहनने से अगर दूसरा पर्सन हमसे बात कर रहा है, कोई वायरस हम पे अटैक करता है, तो वो हमारे नेसल चैम्बर के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंट्री नहीं कर पाता है, और हम अगर बोलते हैं तो भी वो बाहर नहीं जा पाता है। फिर हमारा ये माउथ है, ये एपिग्लॉटिस है, यहाँ पे फेरिंक्स होता है, यहाँ पे हमारे फेरिंक्स होता है, यहाँ से ये पूरी जो है विंड पाइप और फूड पाइप एक होती है ट्रैकिया में। लैरिंक्स हमारा स्वर तंत्र होता है जिससे हम बोलते हैं। फिर हम अंदर आ जाते हैं तो ये पर्टिकुलर जो ऑर्गन है, ये जो पर्टिकुलर ऑर्गन आपका है, दिस पर्टिकुलर ऑर्गन इज नोन एज लंग्स। दिस पर्टिकुलर ऑर्गन इज नोन एज लंग्स, एंड लंग्स इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट, bronchioles, alveoli and capillaries. Means bronchiole is divided into primary bronchiole, secondary bronchiole, tertiary bronchiole and terminal bronchioles. यानी कि ये जो ब्रांचियोल्स आपके छोटे छोटे जो एयर के सैक्स होते हैं, जो वाहिकाएं होती हैं, ये ब्रांचियोल्स कई पार्ट में डिवाइड होते हैं। प्राइमरी ब्रांचियोल, सेकेंडरी ब्रांचियोल, टर्शियरी ब्रांचियोल एंड टर्मिनल ब्रांचियोल्स। यहाँ पे वो इतना मेंशन नहीं है क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर देता। उसके बाद उसमें फिर छोटी छोटी एल्वियोलाइज बनती हैं। ये एल्वियोलाइज क्या होती हैं? ये एयर शैक्स होते हैं, इसमें एयर आता है और ये पूरी एयर से भर जाती है। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं। ये ब्लड कैपिलरीज इसी एल्वियोलाई से ऑक्सीजन एटसेट्रा इनटेक करती हैं। तो ये छोटा सा स्कीमेटिक एक डायग्राम है आपको समझाने के लिए कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इस तरीके से होता है। हमारा जो लंग्स होता है वो ये रिब केज के अंदर सुरक्षित होता है। रिब केज होता है, रिब केज के अंदर सुरक्षित होता है, ये लंग्स होता है। ठीक है, आगे बढ़े तो फिर हम लोग आ जाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एयर। फिर बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर की। नोज़ यानी कि हमारा जो नोज़ है, एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, यानी कि जो हवा है वो हमारे नेसल चैम्बर के थ्रू, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करती है। नॉस्ट्रिल कंटेन हेयर्स विच ट्रैप डर्ट एंड फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द इंटरिंग द बॉडी। हमारे नॉस्ट्रल्स में हेयर्स होते हैं, हेयर्स आउटग्रोथ होती हैं, वो क्या करती हैं? ट्रैप कर लेती हैं। अगर कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में बाहर से आती है, छोटे पार्टिकल आते हैं, कोई गंदगी आती है, और एक म्यूकस फॉर्मेशन भी होता है। म्यूकस फॉर्मेशन होता है तो म्यूकस क्या करता है? म्यूकस भी आपको प्रोटेक्ट करता है। जब आपको सर्दी होती है तो वो छींक से, सर्दी से वो सारी चीज़ें हमारे बॉडी के बाहर चली जाती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, walls of nasal cavity are lined with mucus which also trap dirt and moisture in the air। यानी जो म्यूकस बनता है ना, वो हमारी जो गंदगी है, डर्ट है, जो फॉरेन पार्टिकल है, उसको भी वो क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। देन लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज नियर द सरफेस ऑफ द नॉस्ट्रिल वार्म द एयर एज इट एंटर्स द बॉडी। लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज नियर द सरफेस ऑफ द नॉस्ट्रिल्स वार्म द एयर एज इट एंटर्स द बॉडी। हमारे जो जब हम ब्रीथ करते हैं ना, तो हमारे आसपास एक जो टेम्परेचर है उसको वार्म कर देता है, क्योंकि हमारे इस नेसल चैम्बर के पास बहुत सी ब्लड कैपिलरीज रहती हैं, तो वो इट हेल्प्स कि एयर हमारे बॉडी में इंटर करे। एयर एज लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज नियर द सरफेस ऑफ द नॉस्ट्रिल वार्म द एयर as it enters the body। Next point, pharynx and larynx, दो important part है, pharynx and larynx। pharynx and larynx are the two important part। air enters the pharynx throat from the nasal cavity। air enters the pharynx, air enters the pharynx throat from the nasal cavity। nasal cavity से pharynx के थ्रू एयर अंदर जाता है। the air then passes into the larynx। ध्यान रखेंगे, larynx को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, स्वर तंत्र बोलते हैं। larynx को क्या बोलते हैं, स्वर तंत्र बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं pharynx एंड larynx बोथ आर, दीज आर कंपोज्ड ऑफ कैटिलेज। ये किसके बने होते हैं, कैटिलेज के बने होते हैं। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैटिलेज? कैटिलेज का मतलब आप लोग जानते हैं, कैटिलेज का लिटरल मीनिंग होती है उपास्थि। देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इनसाइड आवर बॉडी, बोन्स एंड कैटिलेज। बोन्स क्या होती है, थोड़ी रिजिड होती है, स्ट्रांग होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती। जो कैटिलेज होती है वो क्या होती है, वो जो है फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ा सा वो मूवेबल होती है। तो ये जो कैटिलेज है हमारा स्वर तंत्र, फेरेंक्स एंड लैरिंक्स, दीज आर कंपोज ऑफ कैटिलेज। वोकल कॉर्ड पेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रेच अक्रॉस द लैरिंक्स, देयर वाइब्रेशन क्रिएट साउंड। कह रही है हमारे बेसिकली स्वर तंत्र से संबंधित बातें हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा ये जो आइसोफेगस है, ये तीन चीज़ों को एक साथ लेता है, हमारे वॉइस बॉक्स को, हमारे विंड पाइप को, हमारे फूड पाइप को। यानी कि हमारे खाने की नली, हमारे सांस लेने के लिए और हमारे बोलने की नली। हम जो कुछ भी बोलते हैं, हम बोलते हैं ना हमारा गला ख़राब है, हम बोल नहीं पा रहे हैं। कई बार हमारे गले में इन्फेक्शन होता है और हमारी आवाज़ ठीक से नहीं निकलती है, हमारी आवाज़ का जो एक पिच है वो बिगड़ जाती है। तो ये पिच इसलिए बिगड़ती है क्योंकि हमारे गले में इन्फेक्शन होता है। तो ये जो पूरा आइसोफेगस है, फेरेंक्स लैरिंक्स का जो पार्ट है ना, वो तीन काम करता है। फूड पाइप भी होता है, आपका साउंड भी क्रिएट करता है, और आपका विंड पाइप भी होता है, ठीक है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका ट्रैकिया होता है, एक कनेक्ट विद द लैरिंक्स एंड इज कन्वर्ड बाय द एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट चोकिंग, ठीक है। फिर आते हैं, द ट्रैकिया इज केप्ट ओपन बाय हॉर्स रिंग्स ऑफ कैटिलेज। कुछ हॉर्स शूज रिंग्स होती हैं कैटिलेज की, जो कि ट्रैकिया को हमेशा ओपन रखती हैं। लाइंड विथ सीलिया एंड म्यूकस विच ट्रैप द फॉरेन मैटर। सेम वहाँ पर भी होता है, वहाँ पर भी कुछ सीलिया और हेयर्स के आउटग्रोथ होती हैं, जो कि उसको किसी भी फॉरेन पार्टिकल को आप ट्रैप करती हैं, ठीक है। फिर ब्रॉन्ची एंड ब्रॉन्चियोल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं ब्रॉन्ची एंड ब्रॉन्चियोल। ब्रॉन्ची, टू कैटिलेज रिंग ट्यूब दैट ब्रांच ऑफ द ट्रैकिया। टू कैटिलेज रिंग ट्यूब दैट ब्रांच ऑफ द ट्रैकिया लाइंड विद द सीलिया। एंट्रेंस वे और टू द लंग्स, यानी लंग्स में प्रवेश करने का ये एक माध्यम होता है, एक रास्ता होता है। यहाँ पर टू कैटिलेज रिंग ट्यूब दैट ब्रांच ऑफ द ट्रैकिया, ये ट्रैकिया को विभाजित करती हैं। दो कैटिलेज की रिंग होती हैं, यानी उपास्थि के रिंग के कारण, ठीक है। लाइंड विद द सीलिया, ये सीलिया के प्रवर्ध से लाइंड होती हैं, और ये एंट्रेंस वे टू द लंग्स है, यानी लंग्स में प्रवेश करने का रास्ता है। ब्रांचियोल्स, ब्रांच ऑफ द ब्रॉन्ची। ब्रांच ऑफ द ब्रॉन्ची, ये इससे छोटी है, इससे निकली हुई है। ब्रांच ऑफ द ब्रॉन्ची डिवाइडेड एंड बिकम स्मॉलर, थिनर एंड लेस कैटिलेज। ये विभाजित होती है और छोटी हो जाती है और पतली होती है, और यहाँ पर उपास्थि और भी कम मात्रा में उपस्थित होती है। देन हम एल्वियोलाई पे आते हैं। एल्वियोलाई भी इसका एक और भी रिफाइंड पार्ट है, जिसमें एयर सैक्स होते हैं। एल्वियोलाई, टिनी एयर चैम्बर एट द एंड ऑफ ब्रॉन्चियोल्स। टाइनी एयर चैम्बर्स एट द एंड ऑफ द ब्रॉन्चियोल्स, मतलब ब्रॉन्चियोल्स की समाप्ति पर छोटे छोटे हवा की चैम्बर्स होते हैं, हवा के एक कोठरी नुमा आकार के सैक्स होते हैं, जिसमें कि एयर रहती है। सराउंडेड बाय द कैपिलरी, जो कि बहुत सारी कैपिलरीज से घिरी हुई होती हैं।
Through the alveoli walls, the exchange of oxygen and carbon dioxide takes place. This is the very important point. This is the very important point. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है कि किसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आर पार जाते हैं कैपिलरीज में, क्योंकि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे शरीर में ले जाता है वो ब्लड ले जाता है, रुधिर ले जाता है। और ब्लड कहाँ पर बहता है? ब्लड कैपिलरीज में बहता है, रुधिर वाहिकाओं में बहता है। तो ये जो ब्लड में जो ऑक्सीजन और CO2 जाती है वो किसकी दीवार से होकर जाती है? ये प्रश्न होता है किसकी दीवार से होकर जाती है? तो ये एल्वियोलाई वॉल्स हैं, ये एल्वियोलाई वॉल्स हैं। थ्रू द alveoli walls the exchange of oxygen and carbon dioxide takes place। यानी कि जो एक्सचेंज होता है गैसों का, कि हम जो ब्लड आता है, ब्लड विभिन्न कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है और लंग्स को दे देता है, तभी लंग्स के द्वारा हम CO2 को क्या करते हैं? बाहर करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस होता है ना, ये तो एल्वियोलाई की दीवारें हैं जो कि इस गैसेस एक्सचेंज को करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। ये कुछ उसका एक सिस्टम है कि किस तरीके से ये पूरा एक सिस्टम काम करता है। जैसा भी मैंने बताया कि एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं वो ऑक्सीजन और CO2 को लेती हैं। तो ये आपके ब्रोंचियोल्स है, ये आपके ब्रोंचियोल्स है, ये एल्वियोलाई है। ठीक है, वो एल्वियोलाई है। और यहाँ पर ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर रेड और ब्लू में ऑक्सीजन और CO2 को दिखाया गया है। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में क्या करती है? ये एल्वियोलाई से बाहर आ रही है ना। ये ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में जा रही है और ब्लड कैपिलरीज में से जो CO2 है वो बाहर आ रही है। बात क्लियर हो रही है? एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है जाएगी ब्लड कैपिलरीज में, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज जो है ब्लड के माध्यम से, ब्लड के मीडियम से वो ऑक्सीजन सारे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। CO2 जो है वो क्या करेगा? वही ब्लड करीब लेके आती है जो कि वापस एल्वियोलाई को देती है, और वो एल्वियोलाई उसको हमारी बॉडी से बाहर करता है, क्योंकि CO2 की हमें ज़रूरत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की हमें नीड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट फॉर अस। तो यहाँ पर यही एक एक्सचेंज आपको दिखाया गया है। ये आप जो यहाँ पर जो दो कलर देख रहे हैं ना, एक रेड देख रहे हैं और एक ये डिफरेंट कलर देख रहे हैं। ये जो कलर आपको दिख रहा है, पर्पल कलर जैसा कुछ दिख रहा है, और ये रेड कलर दिखता है, तो रेड कलर मीन्स इट इज़ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड क्या है? ये ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन है। जो कि दूसरा वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड है, वो ये नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड है। यहाँ पर हम देख रहे हैं दो पार्ट देख रहे हैं, एक रेड है और एक डिफरेंट कलर्स में है। तो जो रेड वाला पार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ये लंग से हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो लंग से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में आ रहा है, और ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो हमको CO2 जो बन आई है सारी कोशिकाओं से, वो वापस उधर जा रही है। ये कैपिलरीज है। ये उसी का गैसेस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन इन द लंग्स, उसी को हमने थोड़ा सा एक स्कीमेटिक डायग्राम से आपको दिखाया गया है। ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ये ब्रांचियोल्स है, ये एल्वियोलाई है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन इधर इंटर कर रही है, मतलब बाहर आ रही है उस एल्वियोलाई से कैपिलरीज में, और कैपिलरी से CO2 एल्वियोलाई के अंदर जा रही है। ये उसी का स्कीमेटिक डायग्राम है, लीनियर डायग्राम है। आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये ओरिजिनल डायग्राम है, ये ओरिजिनलिटी की ओर है, जबकि ये स्कीमेटिक डायग्राम है, लीनियर डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी बातें आपको दिखाई गई हैं कि किस तरीके से प्राइमरी ब्रांचियोल्स हैं, सेकेंडरी ब्रांचियोल्स हैं, ठीक है, टर्शरी ब्रांचियोल्स हैं, एल्वियोलाई हैं, ब्रांचियोल्स हैं, टर्मिनल ब्रांचियोल्स हैं। उसी का कुछ एक आपको कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई गई है कि किस तरीके से जो हमारे ब्रांचियोल्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। ये एल्वियोलाई इनलार्ज करके दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलें। Definition: the physical process of which air is moved into and out of the lung। ये कुछ हमारा ब्रीदिंग का जो फिजिकल प्रोसेस है, जो भौतिक एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, उसका ये एक प्रोसेस है। ये एक तरह से फिजिकल प्रोसेस है, यानी भौतिक एक प्रक्रिया है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की जो प्रक्रिया है ये सामान्यतः हमारे बिना मर्जी के भी चलती रहती है। हमें उसको लेने के लिए हमें सांस लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर कभी आप सांस ध्यान से दें तो आपको गहरी सांस लेने के लिए यू हैव टू टेक लॉन्ग ब्रीथ, देन एयर इज फिल्ड इनसाइड योर लंग्स एंड यू हैव द कैपेसिटी। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं कि आप 5 मिनट इसको रोक सकें। हम इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रोक सके। अगर हम इनहेल करते हैं तो एक टाइम के बाद हमको वी हैव टू एक्सेल आउट इट।
और इस प्रक्रिया का अगर हम नियमन करते हैं, हम कॉन्टिन्यूस इस प्रोसेस को करते हैं, तो हम अपने बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्राणायाम। ये जो हमारी जो एयर जो एक्सचेंज हो रहा है, ये बोलते हैं प्राणवायु बोलते हैं। जब हम इस पे कंट्रोल करते हैं तो हम अपने लाइफ को बहुत स्टेबिलिटी दे सकते हैं, क्योंकि यही मेन कॉज है। प्राण किसको बोलते हैं? इस वायु को बोलते हैं। किसी में प्राण है जानने के लिए हम उसकी सांस को देखते हैं। तो ये जो एक अपने आप में ये सारी चीज़ें हैं। तो आप देख रहे हैं एयर इनहेल्ड, यहाँ पर हवा अंदर जा रही है, ठीक है, हवा अंदर जा रही है। ये रिब केज है, ये डायफ्राम है, यहाँ पे इनहेल कर रही है, एंट्री कर रही है, ठीक है। यहाँ पर एक्सहेल आउट कर रही है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम कभी भी सांस लेते हैं तो दो तरीके से लेते हैं। हम अपने वी कैन इनहेल एयर बाय द नॉस्ट्रिल एज वेल एज इनसाइड फ्रॉम आवर बकल चैम्बर। यहाँ पर रिब केज क्या हो जाता है, ये हमारा जो ये रिब केज है ये भी एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरीके का कुछ एक प्रोसेस आपको दिखाया गया है कि फिजिकली हम लोग किस तरीके से सांस को लेते हैं, फिजिकली हम किस तरीके से अपने ब्रीदिंग को करते हैं। ये ब्रीदिंग को कुछ वी हैव डिस्कस ब्रीदिंग हियर। इनहेलेशन ड्रॉज एयर इनटू द लंग्स, ए एक्टिव फेज ऑफ ब्रीथिंग। B. Ribs pulled up and out while the diaphragm is pulled downwards। ठीक है, ये जो हमारा जो रिब्स का डायफ्राम का ये मूवमेंट होता है जब हम सांस लेते हैं, रिब्स डायफ्राम का मूवमेंट होता है जो हम सांस लेते हैं। डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि थोरैक्स और एब्डोमेन रीजन को डिवाइड करता है। डायफ्राम एक स्ट्रक्चर होता है जो एब्डोमेन को और थोरैकिक रीजन को डिवाइड करता है, मतलब उदर को और वक्ष स्थल को आपस में बांटता है। द चेस्ट एक्टिविटी बिकम लार्जर व्हेन वी इनहेल द एयर, यानी कि जब हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो बड़ी हो जाती है जब हम सांस लेते हैं। दिस कॉज प्रेशर विद इन द चेस्ट कैविटी टू डिक्रीज विच ब्रिंग्स एयर इनटू द लंग्स फोर्सिंग टू ओपन। ये इस तरह की कुछ फिजिकल एक्टिविटी है जो कि हमारी बॉडी में होती है, ठीक है। एक्सहेलेशन अलाउज एयर आउट ऑफ द लंग, यानी जो एक्सहेलेशन होता है जिसके थ्रू हम अपने बॉडी में जो एयर है स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर करते हैं। एक्सहेलेशन अलाउ एयर आउट ऑफ द लंग। पैसिव फेज ऑफ ब्रीथिंग, ये पैसिव फेज है, एक्टिव फेज नहीं है, ये पैसिव फेज है। पैसिव का मतलब निष्क्रिय, एक्टिव का मतलब सक्रिय, तो ये पैसिव फेज है। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। डायफ्राम रिलैक्स एंड मूव अप, क्योंकि डायफ्राम जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेल करने के लिए डायफ्राम को एक्टिव करना होता है। फिर जब हम डायफ्राम को रिलैक्स करते हैं, अपनी पूरी पोजीशन पे आता है, तो हमारा जो CO2 वो ऑटोमेटिकली एक्सहेल आउट हो जाता है। तो डायफ्राम रिलैक्स एंड मूव अप, रिब मसल्स रिलैक्स कॉजिंग द रिब्स टू ड्रॉप, द चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर विच इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड, दिस विल फोर्स एयर आउट ऑफ द लंग इनटू द एनवायरनमेंट। तो ये एक कुछ फिजिकल एक्टिविटी थी जिसकी सहायता से हम एयर को लेते हैं, जिसकी सहायता से हम सांस को लेते हैं। कुछ हद तक हम अपनी सांस को रोक भी सकते हैं, लेकिन सांस के रोकने की जो प्रक्रिया है या सांस को गहरी सांस लेने ये करने की जो प्रक्रिया है, ये बहुत ज़्यादा देर तक हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक फिजिकल एक्टिविटी थी कि जो ब्रीदिंग की आपके सामने हमने डिस्कस करी। ये मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमने एक कुछ इन और आउट किस तरीके से जो है ऑक्सीजन और CO2 का रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है उसका एक स्ट्रक्चर आपके सामने है। ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ये नेसल कैविटी से जाती है, फेरेंक्स से होते हुए ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया से होते हुए ब्रॉन्ची में जाती है, ब्रॉन्ची से होते हुए ब्रॉन्चियोल्स में जाती है। ये मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन है। उसके बाद एल्वियोलाई में होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज एट एल्वियोलाई, फिर ब्रॉन्ची से ब्रॉन्ची में जाएगा, ट्रैकिया में आएगा, फेरेंक्स में आएगा, नेसल कैविटी, कार्बन डाइऑक्साइड रिच इनटू द एनवायरनमेंट। ये एक उच्च तरीके का एक वे है, एक रास्ता है जिसके द्वारा ऑक्सीजन और CO2 ट्रैवल करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि इस पूरा जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, कोई भी साइकिल आप देख रहे हैं, कोई भी ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, कोई भी ATP का प्रोडक्शन देख रहे हैं, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन विच वी टेक्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। यानी ये जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिल रही है, और ये ऑक्सीजन वी हैव द एबिलिटी टू take oxygen naturally, not forcefully। यानी ये जो ऑक्सीजन को लेने की जो प्रक्रिया है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो बाहर करने की जो प्रक्रिया है ना, ये हमारी बॉडी में इनबिल्ड है।
हम आर्टिफिशियली नहीं कर रहे हैं, इसको इनबिल्ड है, और यही हमको लाइफ बनाती है, यही हमको जीवित बनाती है, यही हमारे लाइफ के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर भी किसी भी जगह किसी भी तरीके से इस ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ गई, इस सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, इस वे में प्रॉब्लम आ गई, सांस यहां रुकने लगी, यहां रुकने लगी, कहीं पर रुकने लगी, तो बॉडी तुरंत कोलैप्स कर जाएगी, सिस्टम काम नहीं करेगा। और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, तो रिमेंबर इट लीड्स टू मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर, इट लीड्स टू मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर। अगर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको ऑक्सीजन ब्रीदिंग की कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अगर आपको CO2 बाहर नहीं जा रही है, तो ये आपके बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के लिए ले जाता है। मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर का मतलब होता है बहुत सारे अंग एक साथ काम करना बंद कर देते हैं। ब्रेन काम नहीं करेगा, हार्ट काम नहीं करेगा, किडनी काम नहीं करेगा, और तुरंत व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। क्यों डेथ हो जाएगी? क्योंकि ना तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा, अगर ब्रेन को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा तो वो कोमा में जाएगा, और सारे उसके ऑर्गन्स जो है वो एक तरह से वेस्ट हो जाएंगे, उसके काम नहीं करेंगे, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ बॉडी चलती रहेगी, जाती रहेगी। ये मेलफंक्शनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि कुछ जो प्रॉब्लम्स आती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसका डिस्कस है। ये आपका जो स्मोकिंग के थ्रू जो प्रॉब्लम आती है, कॉज बाय स्मोकिंग, पार्टिकल्स फ्रॉम द सिगरेट स्मोक एक्यूमुलेट ऑन द एल्वियोलाई वॉल कॉजिंग इनइलास्टिक स्कार टिश्यू टू फॉर्म, यानी हमारे जो एल्वियोलाई होती है उसके अंदर जो है उनकी जो लचीलापन है उसको ख़त्म कर देते हैं, और एक तरह से कैंसर को कॉज करते हैं, जिनको लंग कैंसर बोलते हैं। दिस डिक्रीज द वर्किंग एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस। जो एल्वियोलाई होती है वो हमारे रेस्पिरेटरी एरिया को बढ़ाती है, तो ये उसके वर्किंग एरिया को कम कर देते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बहुत ही सीमित हो जाता है। कैरेक्टराइज बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफिकल्टी एक्सहेलिंग एंड डिक्रीज लंग कैपेसिटी। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो लोग सिगरेट बहुत पीते हैं उनके लंग्स में वो कार्बन इकट्ठा हो जाता है, जो कि उनको उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देता है, प्रत्यास्थता को कम कर देता है, जिससे उनके लंग्स को एक्सहेल और इनहेल करने में प्रॉब्लम आती है, और उनको शॉर्ट ब्रीथनेस होने लगती है, उनकी सांस फूलेगी। वो थोड़ा भी ऊपर नीचे अगर सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे तो उनकी सांस फूलेगी, वो पूरी सांस नहीं ले पाएंगे। और अगर किसी की सांस आप देखें बहुत जल्दी चलने लगती है, या बहुत ऑक्सीजन डिस्ट्रेस हो जाता है, तो उसको बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो रही होती है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें आपने देखी, इसके साथ मेल फंक्शनिंग के साथ आई, और ये लंग कैंसर का कुछ पिक्चर आपके सामने है, मेल फंक्शनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये लंग कैंसर है। आपने देखा ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यानी लंग्स में कुछ इस तरीके का आपको ब्लॉक कर देता है लंग्स। अगर आप कोई सिगरेट पी रहा है तो वो उसके जो एल्वियोलाइज है ना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देते हैं और उसको पूरा ब्लॉक्स कर देते हैं। तो इस तरीके का कुछ एक्सरे आपको देखिए, इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सरे, ये एक्सरे है किसी का जो इससे अफेक्टेड है, और वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। लंग कैंसर डिजीज इन विच ट्यूमर्स, रिमेंबर इट, ट्यूमर्स, मैसेस ऑफ टिश्यूज़। ट्यूमर्स का मतलब गांठ हो जाती है लंग्स में यानी लंग्स की जो एल्वियोलाई है वहाँ पे गांठें बन जाती हैं, और गांठों को हम ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर ही कैंसर का रूप ले लेता है। रिजल्ट ऑफ इरेगुलर एंड अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, फिर यहाँ पे ये अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ आती है, जो कोशिका विभाजन होता है वो अनियंत्रित हो जाता है, और ये पूरा स्मोकिंग से होता है। यानी जो लोग बहुत सिगरेट पीते हैं, बहुत धूम्रपान करते हैं, उनमें इस तरीके की एक्टिविटी होती है। अस्थमा एक प्रॉब्लम है, COPD भी है और अस्थमा है। अस्थमा COPD को बोल सकते हैं, है ना, कंजेशन ऑल्फैक्टरी पल्मोनरी डिजीज़, COPD का फुल फॉर्म है। COPD इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ अस्थमा। जिन लोगों को अस्थमा होता है उनकी सांसें फूलती हैं। COPD भी इसी तरह की एक प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कि बुज़ुर्ग लोगों में जब सर्दी से गर्मी आती है या गर्मी से सर्दी आती है, यानी जब ट्रांजिशन वेदर होता है, तो उनको खांसी बहुत आती है, बहुत खांसते हैं वो लोग, क्योंकि उनको COPD होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। तो अस्थमा इज सीवियर एलर्जिक रिएक्शन इन विच द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रोंचियोल मेक ब्रीथिंग डिफिकल्ट। अस्थमा इट इज़ द सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, ये एलर्जिक रिएक्शन है। एलर्जी किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी को डस्ट से एलर्जी हो, डस्ट से एलर्जी होगी, वो खांसने लगेगा। खांसते इसलिए होगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी, वो ऑक्सीजन लेना चाहेगा, या वेदर चेंज हो रहा है, तो ये एक एलर्जिक कंडीशन है जिसको बोलते हैं अस्थमा।
अस्थमा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन इन विच द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रॉन्चियोल मेक्स ब्रीदिंग डिफिकल्ट। ब्रॉन्चाइटिस ये भी एक तरह की बीमारी है। ब्रॉन्चाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ब्रॉन्चियोल ट्यूब। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आ जाती है, वहाँ पे जो है स्वेलिंग हो जाती है लाइनिंग ऑफ द ब्रॉन्चियोल। यहाँ पर एल्विलाई बिकम स्वोलन एंड क्लॉग्ड विथ म्यूकस। ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है जहाँ पे एल्विलाई में कुछ म्यूकस भर जाते हैं और वो ब्लॉक कर देते हैं उसके पथवे को। मार्क्ड बाय सीवियर कफिंग एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग, जो कि हमें कभी कभी आप देखते हैं कि सर्दियों के दिनों में किसी को कंजेशन आ जाता है, बहुत सर्दी होती है तो सर्दी होने के साथ उसको खांसने में दर्द होता है, सांस लेने में समस्या होती है, जकड़न जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जकड़ गए हैं। कई बार देखते हैं ओल्ड एज लोग जकड़ जाते हैं और जकड़ने के कारण वो ना तो अपने बलगम, जिसको हम लोग बलगम बोलते हैं, कफिंग होती है, वो बाहर भी नहीं कर पाते हैं। इससे भी सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है। ये सारी जो इनकी मेल फंक्शनिंग है। निमोनिया एक मेजर कॉज है डेथ का। निमोनिया जो बीमारी होती है वो दो लोगों में होती है, या तो बच्चों में होती है या तो बुज़ुर्गों में होती है। और निमोनिया कभी कभी आपका एक इन्फेक्शन भी है, तो ये एल्विलाई बिकम फिल्ड विथ फ्लूइड प्रिवेंटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनटू द लंग। यहाँ पर फ्लूइड भर जाते हैं और फ्लूइड भरने से क्या होता है, एल्विलाई में हमको प्रॉब्लम होती है गैसेस एक्सचेंज में। ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाया गया। लंग्स है, ट्रैकिया है, क्लोजअप एल्वियोलाइज। ये एल्वियोलाई जो है, एयर सैक्स जो है वो बंद हो जाते हैं। थिकन एंड इरिटेटेड एल्वियोलर वॉल्स, एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस एंड इन्फ्लामेटरी सेल्स। यहाँ पर ये जो थिकन एंड इरिटेटेड एल्वियोलर वॉल्स विथ एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस एंड इन्फ्लामेटरी सेल्स। तो इस तरीके का कुछ फंक्शंस होता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस साइड। यानी कि इस पूरा एक आपको एक पीपीटी के स्लाइड्स के माध्यम से हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की कि मानव का जो श्वसन तंत्र है, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो किस तरीके का होता है, किस तरीके की फंक्शंस होती हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग टू डिस्कस हियर, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो आपके सामने बताना चाहेंगे, जो लंग्स हमारा होता है वो दो मेम्ब्रेन से लाइंड होता है। A1 पेयर लंग्स होते हैं, यानी दो लंग्स होते हैं, और दोनों लंग्स डबल मेम्ब्रेन से लाइंड होते हैं, और उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड होता है जो कि उस कैविटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इससे जुड़ी हुई बातों को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।